1950 में विक्रम साराभाई ने इंडिया को स्पेस प्रोग्राम्स में वर्ल्ड लीडर बनाने का सपना देखा, जिसके लिए इंडिया को चाहिए था खुद का स्पेस प्रोग्राम। लेकिन उस समय देश की जो हालत थी, स्पेस प्रोग्राम जैसी लग्जरी इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो ये तक कह दिया था कि इंडिया एज ए सोवरन नेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन विक्रम साराभाई ने वॉलंटियर साइंटिस्ट को ढूंढना शुरू किया, जिनकी मदद से वो साउथ केरला में तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा विलेज में रॉकेट लॉन्च स्टेशन सेटअप कर सके। और विक्रम साराभाई के जज्बे से इंडिया ने 1963 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। और इंडिया के पहले रॉकेट लॉन्च की स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। जहां पर विक्रम साराभाई लॉन्च स्टेशन सेटअप करना चाहते थे, वहां पर एक चर्च था, और क्योंकि वो चर्च अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर पर बना हुआ था, तो वहां से रॉकेट लॉन्च करना सबसे ज्यादा एफिशिएंट था। मैग्नेटिक इक्वेटर एक लाइन है जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूमती है नियर द इक्वेटर, और यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो साराभाई उस समय चर्च के पादरी डॉक्टर पीटर बर्नार्ड परेरा से मिलते हैं उन्हें कन्विंस करने के लिए। और डॉक्टर पीटर बर्नार्ड ने उन्हें डायरेक्टली अलाउ नहीं किया, पर उन्हें संडे मास में आने को बोला। और संडे मास में पादरी ने अपनी स्पीच में सभी लोग जो प्रेयर में थे उनसे कहा, माय चिल्ड्रन, आई हैव अ फेमस साइंटिस्ट विद मी हु वांट्स आवर चर्च एंड द प्लेस वेयर वी लिव फॉर द वर्क ऑफ स्पेस साइंस एंड रिसर्च। साइंस सीक्स ट्रूथ एंड एनरिचेस ह्यूमन लाइफ। कैन वी गिव देम गॉड्स अबोर्ड फॉर अ साइंटिफिक मिशन। और एपीजे अब्दुल कलाम हु वाज अ पार्ट ऑफ दिस टीम, उन्होंने अपनी बुक में इस इंसिडेंट के बारे में लिखा, देयर वाज अ साइलेंस फॉर अ व्हाइल फॉलोड बाय अ हार्टली आमेन। उसके बाद पेपर साइन किए गए और चर्च को खाली किया गया। और ना सिर्फ चर्च बल्कि पूरे गांव ने इसमें अपना पूरा योगदान दिया, क्योंकि थुम्बा गांव के सभी लोगों को अपना घर खाली करके आसपास के गांव में शिफ्ट होना पड़ा था। चर्च के प्रेयर रूम को लेबोरेटरी में कन्वर्ट किया गया, बिशप्स रूम को ड्राइंग ऑफिस में, और गौशाला को लैब में कन्वर्ट किया गया। और ऐसे बना था इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च पैड। और इंडिया ने अपना पहला रॉकेट, जो कि नासा का नाइक अपाचे था, उसको लॉन्च किया, जो कि इतना छोटा था कि उसके पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी में ट्रांसपोर्ट किया गया। और इतनी सारी मुश्किलों के बाद फाइनली इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया और शुरुआत हुई इंडिया की स्पेस जर्नी की। इसके बाद 1975 में इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को सोवियत यूनियन के रॉकेट से लॉन्च किया। और सिर्फ कुछ ही डेकेड्स में जो कंट्री साइकिल पर रॉकेट को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, उसने 2008 में अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया। और चांद पर जाने के बाद इसरो का मार्स मिशन लॉन्च हुआ। इसके बाद चंद्रयान 2, फिर एस्ट्रोसैट, और 2017 में इसरो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। It's a boost for India's space program. At the tip of this rocket, there are 104 satellites. It's the biggest number ever carried by a single launch. 2018 से 2022 तक ही इसरो सिर्फ दूसरी कंट्रीज के ही 177 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है। और अभी कुछ दिन पहले 14 जुलाई को इसरो ने अपना LV-M3M4 रॉकेट से सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया। नो डाउट इंडिया ने मैग्निफिसेंट ग्रोथ की है स्पेस सेक्टर में, लेकिन अभी भी अगर आप वर्ल्ड स्टेज पर देखोगे तो इंडिया बहुत पीछे है। ये ग्राफ देखिए, ये हमें बताता है कि 2022 में जहां यूएसए ने करीब 5500 ऑब्जेक्ट स्पेस में भेजे थे, वहीं रशिया ने करीब 7000 और चाइना ने 731 ऑब्जेक्ट्स। वहीं इंडिया इस चीज में काफी पीछे है। इंडिया ने सिर्फ 127 ऑब्जेक्ट्स भेजे थे स्पेस में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स का बजट भी काफी लो रहता है। जहां यूएसए के मार्स मिशन का कॉस्ट 670 मिलियन था, वहीं इंडिया के मार्स मिशन का कॉस्ट सिर्फ 74 मिलियन था। और चंद्रयान 3 जो मून के साउथ पोल तक जाकर वहां की इंफॉर्मेशन इसरो को देगा, इसका बजट भी सिर्फ आदि पुरुष के बराबर है। अब एक हद तक ये काफी सही चीज है कि हम सेम टेक्नोलॉजी कम खर्च में अचीव कर पा रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि अगर हमारा बजट ज्यादा हो तो हम काफी कुछ और भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर ओवरऑल इसरो के बजट को भी आप देखोगे तो 2022 में इंडिया का स्पेस बजट सिर्फ 1.7 बिलियन था, चाइना का 14 और यूएसए का 30 बिलियन था। और इंडिया की स्पेस जर्नी में दूसरी कमी है प्राइवेट सेक्टर की। यह है अमेरिका की कंपनी स्पेसएक्स, जिसका ये स्टारशिप मिशन है, जिससे वो मार्स पर जाकर वहां ह्यूमन सेटलमेंट बनाना चाहते हैं। स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है इलोन मस्क की, जिसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं नासा के साथ। 1960 से ही अमेरिका ने प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया कि वो अपने खुद के सैटेलाइट्स और रॉकेट बना सके और उन्हें लॉन्च कर सके। और इसी वजह से अमेरिका में एक प्राइवेट सेक्टर खड़ा हो गया है जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करता है। और आज स्पेसएक्स जैसी कंपनीज नई नई इनोवेशन भी कर रही हैं। जैसे स्पेसएक्स ने ऐसे रॉकेट्स बनाए जिनके फर्स्ट स्टेज को लॉन्च के बाद रीयूज किया जा सकता है। लेकिन इंडिया में इसरो प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन तो करती है, लेकिन इंडियन प्राइवेट कंपनीज सिर्फ सैटेलाइट्स या रॉकेट्स के कंपोनेंट डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चर करते हैं। 1960s से ही गोदरेज और आंध्रा शुगर जैसी कंपनीज इसरो के लिए कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, लेकिन इंडिया में प्राइवेट कंपनीज की कमी थी जो कि खुद के या फिर गवर्नमेंट के सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाए कॉन्ट्रैक्ट के साथ। लेकिन ये चीज भी अब धीरे धीरे बदल रही है। 2020 के बाद से इसरो ने भी ये चीज रियलाइज की है कि प्राइवेट कंपनीज की इनोवेशन कहीं ना कहीं इसरो के कम बजट को भी कॉम्पनसेट कर पाएगी और इंडिया भी स्पेस टेक्नोलॉजी में नई अचीवमेंट्स कर पाएगा। Government has decided to implement reform measures to leverage the achievements of ISRO through opening up the space sector for private enterprises. जिसके बाद से ध्रुव स्पेस जैसी कंपनीज जो पहले सिर्फ सैटेलाइट्स के पार्ट्स डिजाइन करती थी और फंडिंग ना मिलने की वजह से ये ध्रुव स्पेस कंपनी बंद भी होने वाली थी, लेकिन 2020 के बाद से गवर्नमेंट और इसरो के सपोर्ट से उन्हें काफी ज्यादा फंडिंग भी मिली है और उन्होंने अपनी खुद की 2 सैटेलाइट्स थाईबोल्ट 1 और थाईबोल्ट 2 भी लॉन्च की है। तो ओवरऑल मैं तो काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स को लेकर। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।